हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम अकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे जी के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, जो आपका PYQ सीरीज होगा, यानी किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, खासकर TRE 4, BPSC TRE 4 और BPSC री एग्जामिनेशन के लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे SSC और CGL MTS के लिए भी, आप सभी एग्जाम्स के लिए आप इन सभी जी के टॉप 20 जी के सीरीज को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का सीरीज। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो को अपडेट भी मिलता रहे। और अगर और भी वीडियो देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे टॉप 20 जी के सीरीज एम अकेडमी के साथ। तो चलिए लेट्स गाइज एंड सी द वीडियोज विद द एंड ऑफ दिस वीडियोज सीरीज। तो चलिए हम इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको यहाँ से जरूर किसी अगले कंपटीशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंस सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यानी यूनिट है। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष है, किलोमीटर है, डाइन है या फिर पारसेक है? जल्द से जल्द बताइए कि कौन सा जो है सबसे बड़ा इकाई है दूरी मापने का। तो देखिए, किलोमीटर नहीं है ना, डाइन भी नहीं है, ये दोनों गलत है। अभी ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो जल्द से जल्द बताइए। जी नहीं, प्रकाश वर्ष नहीं होता है। प्रकाश वर्ष बड़ा यूनिट है, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट पारसेक होता है, क्योंकि एक पारसेक का वैल्यू आप समझते हैं। एक पारसेक मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी लाइट ईयर होता है, याद रहे। तो प्रकाश वर्ष के बाद अगर सबसे बड़ा कोई यूनिट है तो वो है जो दूरी मापने का, वो है पारसेक। उसके बाद ही प्रकाश वर्ष है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, दाब यानी प्रेशर कौन सी राशि है? दाब जो है यानी प्रेशर जो है कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर ए और बी दोनों है? सदिश अदिश दोनों में आता है या इसमें से कोई नहीं है? तो जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। देखिए, कोई नहीं ऑप्शन गलत है, दोनों भी ऑप्शन गलत है। कोई भी राशि एक ही हो सकती है, या तो सदिश या अदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, ये जो दाब होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। ये क्वेश्चन कई बार BPSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सदिश अदिश से। तो याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चंस मैं बार बार बोलता हूँ कि सब PYQ होते हैं, किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नंबर, उष्मा का SI मात्रक है। उष्मा का SI मात्रक है, उष्मा है ये, उष्मा तो है, ये वाला स रहना चाहिए था, टाइप में मिस्टेक हुआ है। तो उष्मा का SI मात्रक है, कौन सा है SI मात्रक? सेल्सियस है। उष्मा मतलब हीट, याद रखें, हीट का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ हीट क्या है इसमें से? सेल्सियस है, न्यूटन है, जूल है ना, या फिर कोई नहीं है? तो देखिए, कोई नहीं गलत ऑप्शन है ना, न्यूटन भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो है सेल्सियस भी नहीं है, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन C है, जूल है। जूल जो होता है ना, उष्मा का SI मात्रक यानी यूनिट होता है। तो याद रखिए, उष्मा को हम जूल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। यानी सूर्य से या तारों से, सूर्य खुद स्टार है आप जानते हैं, या तारे भी हैं, तो इनसे जो प्रकाश उत्पन्न होता है या फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो किस स्रोत से होता है? तो नाभिकीय विखंडन से होता है, नाभिकीय संलयन के स्रोत से होता है, या A और B दोनों से होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, गलत है। A और B दोनों कैसे हो सकता है? गलत है। इसमें से एक ही है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन B होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य या तारों में, अन्य तारों में जो है ऊर्जा और प्रकाश का जो है निगमन होता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए हम रैपिड टी टॉप 20 जी के सीरीज का आज जो है सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो आप निश्चिंत वीडियो में बने रहे और अंत तक बने रहे। ऐसे ही बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, आज का सारा क्वेश्चन बेस्ट है आपका। निश्चित रूप से 17वीं री एग्जामिनेशन BPSC है या फिर चाहे TRE 4 आने ही वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और निश्चित रूप से अपना जो है एक सीट फिक्स कीजिए अगले किसी भी एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता। यानी जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब मतलब प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है
पहले बढ़ती है फिर घटती है, या फिर डी इसमें से एक से अधिक, यानी बढ़ती घटती है या जो भी है, कौन सा है बताइए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है डी, ऑप्शन कट जाएगा, है ना। अब अगर दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो देखिए ये भी गलत ऑप्शन है। अब बढ़ती है घटती, डायरेक्ट बताइए। तो देखिए घटती नहीं है, बढ़ती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 6 नंबर, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। जो पत्ते होते हैं पेड़ों के या फिर किसी भी झाड़ियों के, तो इनके जो रंग पीले पड़ने लगते हैं, तो पीला क्यों होने लगता है, किसके कारण से पत्तियों का रंग पीला होता है। क्लोरोफिल के कारण, एथिलीन के कारण, कैरोटीन के कारण, या फिर एक से अधिक, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए क्लोरोफिल के कारण तो हरा होता है, तो इसको काट दीजिए। अब एथिलीन के कारण या कैरोटीन के कारण एक से अधिक, तो देखिए एथिलीन के कारण भी नहीं होता है, और तब जब ये ऑप्शन गया तो एक से अधिक भी ऑप्शन गया। अब एक ही बच गया कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला पड़ने लगता है। जब कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो पत्तियों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कारण निर्मित होता है, यानी बनता है। जब हवा जो है ना, मिट्टी और बालू के कणों को उड़ा कर लाती है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, लोएस मैदान का निर्माण होता है, रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है, कार्स्ट मैदान का निर्माण होता है, या ग्लेशियल मैदान का निर्माण होता है। किस मैदान का निर्माण होता है, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए जब हवाओं के द्वारा मिट्टी और बालू उड़ा कर लाया जाता है ना, उनके कण, तो उनके जो कण से जो परत जमते जाते हैं, तो उससे जो चट्टान यानी मैदान जो निर्माण होता है जिस मैदान का, तो उसको हम क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन है। तो देखिए उसको ग्लेशियल नहीं कहते हैं, रेगिस्तानी मैदान नहीं कहते हैं, इसको कास्ट मैदान कहते हैं कि नहीं, तो नहीं, इससे भी नहीं कहते हैं, इसको लोएस मैदान कहते हैं। लोएस मैदान किसका एग्जाम्पल है, तो मिट्टी और बालू के हवाओं द्वारा कण लाए गए, उड़ा कर लाए गए के कारण ही होता है। तो लोएस मैदान का निर्माण इसी से होता है, यानी हवाओं द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कारण। ओके, तो देख रहे हैं ना ये कितना बेस्ट क्वेश्चन है, और ये निश्चित पिछले बीपीएससी में पूछा गया है 68वीं में, तो याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं। 40% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो है चंद्रमा का देख सकते हैं, 57%, 47%, या फिर 60%। जल्द से जल्द बताइए कि हम पृथ्वी से खड़ा होकर जो है चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं। तो देखिए 60% गलत ऑप्शन है, 47 भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो होगा 40% भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन बी है, 57% भाग ही हम चंद्रमा का देख पाते हैं पृथ्वी से। आप जो पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं ना, वो सिर्फ 57% हिस्सा ही आप देख पाते हैं। तो याद रहे आप ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप देखते जाइए। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एम एकेडमी को अपना लीजिए, और आपका अपना किसी भी अगले कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार रहिए, और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर फंसाइए। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज का जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन, फोबोस और डिमोस किन के उपग्रह हैं। कह रहा है कि फोबोस और डिमोस किन के उपग्रह हैं यानी, तो आप बताइएगा कि किन के उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। तो देखिए ए मंगल के, बी बृहस्पति के, सी शनि के, और डी बुध के। किन के हैं फोबोस और डिमोस, तो देखिए बुध के नहीं हैं, शनि के भी नहीं हैं, बृहस्पति के और मंगल के, इन्हीं में से किसी एक के हैं। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन दीजिए। जी नहीं, बृहस्पति का नहीं, ये सही ऑप्शन मंगल का है ना। तो जो है मंगल का सही ऑप्शन है, यानी फोबोस और डिमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। भारत के फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। भारत के प्रथम कृषि मंत्री जगदीश चंद्र बोस, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, या सी राजगोपालाचारी। तो जल्द से जल्द बताइए भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन बने थे। तो देखिए ये जो है जगदीश चंद्र बोस नहीं है, जगजीवन राम भी नहीं है, सी राजगोपालाचारी भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, है ना। यही जो है भारत के प्रथम कृषि मंत्री अपॉइंट किए गए थे, याद रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एम एकेडमी का हिस्सा बनिए, एम एकेडमी फैमिली का जो हिस्सा बनिए आप, और अपना
जो है जीके का जो सीरीज है यानी जीएस का जो सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ साथ अपना इंग्लिश स्पोकन को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अब तो कर ही लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों यानी कंट्री ऑफ लेक किसे कहा जाता है? किसको कंट्री ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है, यानी झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो स्लोवेनिया को कहा जाता है, स्कॉटलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है या फिर भारत को कहा जाता है? तो अब वैसे तो स्लोवेनिया गलत ऑप्शन है, स्कॉटलैंड गलत ऑप्शन है। अब भारत और फिनलैंड को देखते हैं तो देखिए भारत में बहुत सारे लेक हैं, झील हैं, है ना, इसलिए आप सोच रहे हैं कि भारत होगा, लेकिन भारत गलत ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ना, फिनलैंड है। ये यूरोप का एक छोटा सा स्टेट है, कंट्री है ये यूरोपीय सेक्शन में, तो उसको हम यूरोपीय महाद्वीप में ये छोटा सा देश है फिनलैंड। यहाँ पर जो है ना दुनिया में सबसे अधिक झील इसी फिनलैंड में पाया जाता है, इसलिए इसको झीलों का देश यानी कंट्री ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रहे, तो ये ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गांधी जी और डी सुभाष चंद्र बोस। जल्द से जल्द बताइए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी कट गए, सुभाष चंद्र बोस कट गए। अब यहाँ जो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जल्द से जल्द बताइए इनमें से कौन होंगे? तो चलिए कुछ लोग दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, ये गलत ऑप्शन है जी। इसका सही ऑप्शन बी होने वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी यही सही ऑप्शन है जो है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तो याद रहे ये सभी क्वेश्चंस है ना, PYQ है, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये कभी से सभी क्वेश्चंस का अच्छा से एनालाइज करें और अच्छा से रिवीजन करें। तो हम कह रहे हैं ना कि टॉप 20 जीके सीरीज में मतलब हज़ारों क्वेश्चन होगा और निश्चित रूप से यहाँ से आपके जो है कंपटीशन में बिल्कुल हेल्प मिलने वाला है। तो एम एकेडमी का हिस्सा बन ही जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना? ए अप्रैल 1934 में, बी मार्च 1934 में, सी मई 1934 में और डी जून 1931 में। तो जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए अपना जो है कि कौन सा आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए अप्रैल 1934 गलत ऑप्शन है, मार्च 1934 गलत ऑप्शन है ना, और अब ये है डी या सी। तो देखिए डी भी जून में नहीं हुआ था और 31 में भी नहीं हुआ था, 34 में भी हुआ था, लेकिन कई बार अब मंथ भी पूछ ले रहा है, कई बार डेट भी पूछ ले रहा है। तो देखिए मंथ जो है ना, यानी मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट की पार्टी की स्थापना की गई थी। तो याद रहे ये क्वेश्चन, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो सबसे पहले यहाँ तो जानिए कि गोलमेज सम्मेलन तीनों कब कब हुआ। तो ये लगातार हुआ था 1930, 30, 31 और 32, याद रहे 32, ये तीनों हुआ था। इन तीनों में एक व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन हुए थे शामिल, आपको पता है? महात्मा गांधी, पहली बार कांग्रेस की तरफ से। तो याद रहे, अभी पूछा जा रहा है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ इसके समय में प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था? एटली था, रैमजे मैकडॉनल्ड था, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो देखिए दोनों बेतुका ऑप्शन है, और ई जो है ना सी, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। इसमें से एक आदमी था एटली या रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए एटली नहीं था इस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड था, है ना। यही जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो याद रहे, ये देख रहे हैं ना बेहद रोचक क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, और यहाँ से ज़रूर कुछ सीख कर जाइएगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया?
तो यही पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया था। ए वर्धा 1942 में, बी कोलकाता 1940 में, सी पुणे 1941 में, और डी दिल्ली 1942 में। तो देखिए ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है और बी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए या सी होने वाला है। तो जल्द से जल्द बताइए, मैं आपको हेल्प कर दिया, ऑप्शन दे दिया, आप बताइए। तो देखिए सी जो है ना पुणे 1941 में, तो ये गलत ऑप्शन है। 1942 में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और वर्धा में किया गया था। तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन ए होने जा रहा है, यानी 15 का ए ऑप्शन सही है। वर्धा 1942 में जो है ना कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देख लीजिए। किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? शिमला को किसने ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के लिए राजधानी घोषणा किया गया, राजधानी की शिमला को, यानी शिमला को गर्मी के लिए राजधानी बनाया गया था, गर्मी के दिनों के लिए, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था शिमला को। लेकिन वो किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो देखिए इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ये नहीं है, ये जो है गलत ऑप्शन है, और डी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन बी होने वाला भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है सी है। लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कैपिटल बनाया था। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। ये सारे PYQ हैं, अगले पिछले BPSC SSC CGL किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर यानी 17 नंबर। किनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? यानी किस व्यक्ति को जो है ना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी लॉर्ड हार्डिंग, वार्ड हो गया है लॉर्ड हार्डिंग, सी महात्मा गांधी, और डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस गलत ऑप्शन है और हार्डिंग वोडिंग भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। इससे ये क्या हुआ था? देखिए प्रथम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, तो उस समय अंग्रेजों ने भरोसा दिया था कि अगर हमारा आप लोग साथ देंगे तो हम आप लोगों को जो है क्या कहते हैं आज़ादी देने की बात की थी अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया था, लोगों से और लोगों से कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हों और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लें। तब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। तो फिर क्या हुआ? धोखा दे दिया और कुछ नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने महात्मा गांधी को क्या कहा कि ये तो भर्ती करने वाला सार्जेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 18, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय में हुआ? यानी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में? इनके समय में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ये बेहद ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। देखिए लॉर्ड डलहौजी बार बार ऑप्शन मत दीजिए आप लोग, ये गलत ऑप्शन है ना। लॉर्ड हार्डिंग भी नहीं है और इसमें से इरविन या कर्जन है, जल्द से जल्द बताइए। तो इरविन भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है ना। इन्होंने बांटा तो कुछ दिया भी है ना। कोलकाता को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल दिया था इसने, और भी बहुत सारे काम किए थे। तो याद रहे लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति था जिसने कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सामने। अब चलिए अगला क्वेश्चन एंड फर्स्ट सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी, 1912 में बनी, 1907, 1913? तो देखिए 1913 और 7 गलत ऑप्शन है। अब बताइए 1911 की 1912, कितना लोग 1911 भी कह रहे हैं, कोई 12 भी कह रहा है। तो देखिए 1911 में घोषणा हुआ था इसका कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा राजधानी, और 1912 में किया गया। तो ये पूछ रहा है कि कब बनी, तो 1912 ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन 19 का बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20, कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस पार्टी, इसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, है ना, कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, फातिमा बेगम थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं गलत ऑप्शन है, फातिमा बेगम गलत ऑप्शन है। सरोजनी नायडू जो है ना प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना। तो इसमें भारतीय नहीं पूछा गया, महिला अध्यक्ष से पूछा गया, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन बी होने वाला है। एनी बेसेंट जो है ना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आप इस तरीक़ा से देखिए, इस बार कई बार घुमा के पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला, तो उस समय भी लोग एनी बेसेंट मार देते हैं।
तो उस समय जब प्रथम भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू मारना है, और सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट मारना है। तो याद रहेगा। आई होप आप बहुत अच्छा एंजॉय किए होंगे वीडियोज़ को। और ये टॉप 20 जीके सीरीज क्वेश्चन जो है अब यहीं पर समाप्त होता है। अब जो है ना टॉप 20 जीके, अब ये अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे प्रीवियस ईयर का। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एम एकेडमी का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर आपका जीके, आपका इंग्लिश सब कुछ एकदम स्ट्रांग होगा, किया जाएगा। तो एम एकेडमी का वादा है, आप इस को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ साथ अगर कोई भी डाउट हो तो अपने इस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।